हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर कर रहे हैं वो है हमारी 1857 की क्रांति, जिसका हमें कारण, प्रकृति एवं परिणाम के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारे हिस्ट्री का सेमेस्टर फिफ्थ चल रहा है, जिसका यूनिट नंबर है हमारा फिफ्थ। ये हमारे सिलेबस का लास्ट यूनिट है। इसके बाद हमारा जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो टोटली कवर हो जाएगा। पेपर का नेम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 to 1857। तो इसी के साथ बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। यानी कि इस लड़ाई के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। 1857 से पहले अंग्रेज भारतीयों पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि शोषण कर चुके थे तथा कुछ नीतियां बनाई जा रही थी। यानी कि 1857 आने से पहले ही अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर शोषण कर चुके थे। उनको बुरी तरीके से परेशान कर चुके थे और परेशान करने के लिए और ज़्यादा नीतियां बनाई जा रही थीं। भारतीय समाज का शोषण तथा अंग्रेज की नीतियां विद्रोह का मुख्य कारण बनी थीं। कारण अगर हम देखेंगे और ज़्यादा विस्तार में, बाकी जो हमारा भारत का सामाजिक शोषण तथा अंग्रेज की जो नीतियां थी वो मेन रीजन था विद्रोह का। तो अभी तक के जो हमारे यूनिट्स हैं उसमें हमने ऑलमोस्ट देख ही लिया है कि किस तरीके का 1700 से जो स्टार्ट होता है, अंग्रेज जो राज करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सब कुछ देखा है कि कैसा कैसा रहता है। अब हमें यहाँ पे मेनली 1857 की क्रांति के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे आफ्टर इंट्रोडक्शन कि इसके क्या कारण रहे थे, कि क्रांति क्यों हुई थी। तो इस क्रांति के होने के ना बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जो कि हैं कुछ राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और सैन्य कारण। इन सभी कारणों को हम आगे बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके मतलब एक्सप्लेन नहीं है, बट पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है, बाकी मैं समझा आपको दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो क्रांति के कारण है वो इस तरीके से आपको लिखने हैं कि पहले आपको ये सब लिखना है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारण थे। फिर आपको इसको नीचे एक्सप्लेन कर देना है। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी उसके होने के राजनीतिक कारण क्या थे। तो सबसे पहले बेलजली की सहायक संधि, आपको पता होगा स्टार्टिंग से ना सहायक संधि लगाई गई थी अंग्रेजों द्वारा राजाओं पे और जो नवाब थे उन पे। तो ये सहायक संधि थी क्या? तो सहायक संधि आप लोगों को पता होगा, सहायक संधि एक ऐसी संधि थी जो कि अंग्रेज और जो राजा या फिर नवाब होते थे उनके बीच में होती थी, जिसमें अंग्रेज ये बोलते थे कि अगर आप हमारी सहायक संधि पे कर लेते हैं ना साइन, तो सबसे पहले तो हम आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आती थी अंग्रेजी सेना। ठीक है, उसमें शर्तें क्या रहती थी कि जो अंग्रेजी सेना है ना उसका भरण पोषण, ठीक है, उसके खर्चे सब वो राजा या वो नवाब उठाएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी संधि करने से पहले या कोई भी फैसला लेने से पहले, चाहे वो प्रशासनिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, किसी भी तरीके का फैसला होगा उससे पहले जो राजा या नवाब है वो अंग्रेजों के साथ सलाह करेगा। ठीक है, और अगर वो सहायक संधि नहीं अपनाता है, सहायक संधि को नहीं मानता है ना, तो अंग्रेज उसके खिलाफ विद्रोह कर देते थे। तो ये थी बेलजली की सहायक संधि। नेक्स्ट आता है डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी ने क्या करा था? डलहौजी ने ये बोला था कि जो ऐसे राजा या फिर ऐसे नवाब है जिनकी अपनी कोई संतान नहीं है, तो उनकी जो ऐसी संतान है जिसको उन्होंने गोद लिया, उनको वो साम्राज्य नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनको राजा नहीं माना जाएगा। अगर कोई नवाब या फिर राजा ये चाहता है कि उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी को राजा या नवाब घोषित किया जाए, तो इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उस राजा का अपना खुद का बेटा हो। अगर उसका कोई अपना बेटा नहीं है, अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो जो सारा का सारा साम्राज्य है वह अंग्रेजों के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आती है राजाओं की पेंशन व उपलब्धियों की समाप्ति। राजाओं की जो पेंशन आती थी एक अंग्रेजों के द्वारा, उसको उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, राजा को कोई पेंशन नहीं दी जाती थी। उसके अलावा जो राजाओं की जो उपाधियां थी, यहाँ पे उपलब्धियां नहीं होगा, उपाधि होगी, वो अंग्रेजों द्वारा खत्म कर दी गई थी। जैसे कि जो कई राजा थे जो कि चक्रवर्ती लगाते थे अपने नाम के आगे, अकबर ने लगवाया था कि जिले इलाही है वो। ठीक है, ये उपाधियां जो थी ना
ये अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दी गई थी और इसकी जगह अंग्रेज सर या मैम की एक उपाधि देते थे, ठीक है, जो कि आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर को भी दी गई थी सर की उपाधि, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लेने से इनकार कर दिया था। उसके नेक्स्ट है प्रांतों का, यहाँ पे प्रति नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रांतों। प्रांत यानी कि वो राज्य, ठीक है, राज्यों का विलय करके अंग्रेजी साम्राज्य में जोड़ना। यानी कि अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज ये बोलते थे कि आप राजाओं से मत मिलो, नवाब और जो अलग अलग रजवाड़े होते थे ना उनके साथ ये काम किया जाता था कि आप कोई ऐसी शक्ति से ना मिलो जो कि आपकी भारतीय शक्ति है। वो क्या करते थे, फूट डालो की नीति डालते थे, यानी कि आपस में लड़ाई करवाते थे। उसके बाद जो भी साम्राज्य लगता था कि हाँ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसको वो इस तरीके से पट्टी पढ़ाते थे कि वो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय होने के लिए रेडी हो जाता था, और इससे क्या होता था, अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार होता था। तो ये थे कुछ राजनीतिक कारण। अब हम देखेंगे कि धार्मिक कारण ऐसे क्या रहे जो 1857 की क्रांति हुई। तो ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश व धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई, यानी कि ऐसे लोग जो कि ईसाई धर्म को मानते थे और ईसाई धर्म में एक गुरु टाइप के थे, ठीक है, यानी कि गुरु थे ईसाई धर्म में, तो उनका प्रवेश होने लगा भारत के अंदर, ठीक है। और उनको ये अनुमति दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कि वो पूरे के पूरे भारत में अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और भारतीयों का जो धर्म चेंज करवा सकते हैं ईसाई धर्म में। उसके अलावा ये भी एक कारण रहता है 1857 की क्रांति का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भारत है वो अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि मतलब अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानता है, वो अपने धर्म में कोई भी परिवर्तन या अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी बात सहन नहीं कर सकता। तो यही चीज़ हुई थी 1857 में भी। और एक और अधिनियम पारित किया गया था जो कि था धर्म निरयोग्यता अधिनियम, यानी कि इस अधिनियम में ये कहा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कि भारत में किसी भी रूप से धार्मिक प्रचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी रैलियां नहीं निकाली जाएंगी धर्म से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि धर्म से रिलेटेड जो अधिकार थे ना उनको सीमित कर दिया गया था। तो ये अधिनियम भी निकाला गया था और इसमें ये भी बोला गया था कि अगर कोई पर्सन है जो कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी छूट होगी, यानी कि ईसाई धर्म के लिए धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम नहीं लागू किया गया था। ईसाई धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी में पदोन्नति और रियायतें मिल रही थी, यानी कि सरकारी नौकरी अगर कोई पर्सन कर रहा है इंडियन पर्सन, ठीक है, और अगर वो ईसाई धर्म को अपना लेता है तो उसका प्रमोशन कर दिया जा रहा है और कई रूप से उसको रियायतें भी मिल रही थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्मल इंडियन को नहीं दे रही थी। तो ये थी कुछ धार्मिक कारण। अब देखते हैं सामाजिक कारण। सती प्रथा का उन्मूलन 1829, यानी कि सती प्रथा जो थी, जो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी 18 मतलब अंग्रेज़ों के आने से पहले भी और ऑलमोस्ट अंग्रेज़ों के आने के बाद भी काफ़ी टाइम तक ये प्रचलित रही थी कि अगर किसी ऐसी लेडी है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस हस्बैंड की जब चिता जल रही होती है उसी चिता के साथ उस लेडी को ही जला दिया जाता है, यानी जिंदा जला दिया जाता है उस लेडी को, ये बोल के कि आपका जो पति है वो तो अब इस दुनिया से चला गया तो आप भी जी के क्या करोगे, मतलब जो भी ऐसा कुछ मान्यता होती थी, बट उसके अकॉर्डिंग सती प्रथा चल रही थी जिसमें लेडी को उसके हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। तो अंग्रेज़ों को ये जो प्रथा थी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इसका उन्मूलन किया गया, ठीक है। उसके अलावा हिंदू विधवा विवाह, ठीक है, सॉरी, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह 1856 में। तो इसमें क्या किया गया था, इससे पहले क्या होता था ना कि अगर कोई व्यक्ति मतलब ऐसी कोई लेडी है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके साथ सती भी नहीं किया जाता है तो उस लेडी को पूरी ज़िंदगी विधवा बन के जीना पड़ता था, वो अपनी दोबारा से शादी नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो ये भी एक मान्यता थी समाज में जो कि हिंदू धर्म में प्रचलित थी ज़्यादा। तो इस चीज़ का भी उन्मूलन किया गया था और अंग्रेज़ों द्वारा ये भी कहा गया था कि विधवा विवाह हो सकता है। नरबलि प्रथा का भी उन्मूलन किया गया था, यानी कि ऐसी बलि नहीं दी जाएगी जिसमें किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन की बलि दी जा रही हो, यानी कि इंसानों की बलि को बोलते हैं नरबलि, ठीक है। तो ऐसी प्रथाएं भी थी कुछ समाजों में जो कि चलती थी, तो इसका भी उन्मूलन किया गया था। दास प्रथा का अंत किया गया था, ठीक है। दास प्रथा ऐसी प्रथा होती थी कि एक ऐसा
सामाजिक तबका जिसको ये कह दिया जाता है कि आप हमेशा हमारे दास बन के रहोगे, जिसको कई जगह पे शूद्र भी कहा गया है, कुछ जगह पे दलित जाति भी कहा गया है। ठीक है, अगर आप इस बारे में जानते होगे, आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होगे स्टार्टिंग से, तो आपको चीज़ पता होगी दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी उस टाइम पे। यानी कि ऐसे दास बना दिए जाते थे कि वो भी दास हैं, उनके बच्चे भी दास रहेंगे, उनके होने वाले बच्चे भी दास रहेंगे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ दास बन के ही रहती थी कुछ लोगों के। ठीक है, रंग भेद नीति को भी तोड़ा गया था, यानी कि रंग के अनुसार भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, हालांकि अंग्रेजों द्वारा ही रंग भेद किया जाता था, बट जो भारतीय थे वो इसको नहीं मानते थे कि हाँ, रंग के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे। बट कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो कि ऊंची जाति से थे या फिर वो गोरे रंग के थे, तो वो भी ये सोचते थे कि अगर सामने वाले पर्सन का जो स्किन टोन है वो डार्क है तो हम इससे बात नहीं करेंगे, या इसको छूने से हम मतलब हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी कुछ नीतियां भी चलती थी और इन सभी नीतियों का अंग्रेजों द्वारा समाप्ति की गई थी। हालांकि अंग्रेजों ने काफ़ी अच्छे काम किए थे, जो 2-3 काम इन्होंने किए काफ़ी अच्छे किए थे, बट उसके बावजूद भी जो भारतीय लोग थे उनको ये लगता था कि इससे समाज में उन्होंने हस्तक्षेप किया, भारतीय समाज की कुछ रीति रिवाजों को उन्होंने खत्म कर दिया। अब ये धार्मिक रूप से भी माना जा सकता है, जैसे कि हिंदू धर्म में विधवा विवाह नहीं होता था, अंग्रेजों ने करवाया, तो क्या हुआ, इससे धार्मिक रूप से भी ठेस पहुंची भारतीयों को और सामाजिक रूप से भी ठेस पहुंची। तो इस वजह से भी ये रीजन रहे थे, सामाजिक कारण ऐसे रहे थे जिस वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। तो अब हम देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में था ग्रामीण आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया गया। किस तरीके से किया गया, अब भारत में क्या होता था, कुछ ऐसे लघु उद्योग चलाए जाते थे। ठीक है, या फिर जो इंडियंस थे उनका कपड़ा उद्योग में भी काफ़ी अच्छा कारोबार था, उन सभी चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। आपने कपड़ा उद्योग के बारे में इससे प्रीवियस वाले जो चैप्टर्स थे उसमें भी पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया, अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा, कि जो कपड़ा उद्योग था वो भारत में काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, समृद्ध था। ठीक है, बट जैसे अंग्रेज आए उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश सरकार ने और ब्रिटिश साम्राज्य में उन्होंने कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मशीनों द्वारा बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो भारत के कारीगर थे और भारत का जो कपड़ा था ना, वो उस कपड़े का और उन कारीगरों का, उन मशीनों का मुकाबला नहीं कर पाया, जिस वजह से जो भारत में कपड़ा उद्योग था वो तहस नहस हो गया। उसके अलावा जो लघु उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, ठीक है, कुटीर उद्योग थे, उन सभी की समाप्ति कर दी गई। वो छोटे छोटे जो कारीगर थे जो घर में बैठ के ही अपना काम कर लेते, रोजी रोटी चला रहे थे, उन सभी का जो कारोबार था वो समाप्त हो गया था, जिस वजह से जो भारत की ग्रामीण जनता थी वो टोटली कृषि के ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी। अब उसके बाद क्या किया इन्होंने, कृषि का वाणिज्यकरण कर दिया, यानी कि कृषि का क्या किया, उन्होंने ऐसे फसलों का उत्पादन करना शुरू किया जो कि बाजार में बिकने वाली थी। यानी कि अगर कोई ऐसा किसान है जो कि इतनी फसल उगा सकता है जिससे वो अपना घर का खर्चा चला सके, घर का खाना पीना चला सके, तो वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, अगर अंग्रेज उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप जूट की खेती करो, ठीक है, आप कपास की खेती करो, आप नील की खेती करो, तो इससे क्या होता था, कपास नील जूट ये एक इंसान खा तो नहीं सकता ना। यानी कि ऐसे किसान जो कि सिर्फ कृषि करते थे सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, उनका क्या हुआ, वो लोग तहस नहस हो गए। ठीक है, और उसके अलावा जो ऐसे किसान थे जिनके पास थोड़ी बड़ी ज़मीन होती थी, वो अपना खाना पीने के अलावा कुछ फसलें बेच के भी कमा लेते थे, उनके ऊपर ये दबाव बनाया गया कि आप कपास की खेती करो, नील की खेती करो, जूट की खेती करो। तो इससे क्या होता था, वो जब खेती कर भी लेते थे, चलो उन लोगों ने खेती कर ली, तो उनको वो ना बहुत कम पैसे देते थे उस खेती के। तो इससे क्या होता था, टोटली जो किसान थे वो नुकसान में जा रहे थे, और इससे जो कृषि थी भारत की वो भी इफेक्टेड हो रही थी। उसके अलावा अंग्रेजों ने कर लगा दिया भारतीयों पर। कुछ कर इस तरीके से लगाया गया कि जमींदारी प्रथा, ठीक है, सामंतवादी प्रथा, और भी प्रथाएं आपने सुनी होंगी, हिस्ट्री में आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं लगाई गई। ठीक है, जिसके द्वारा अंग्रेज जो थे वो भारतीय किसानों से कर वसूल रहे थे। जमींदारी जो व्यवस्था थी उसमें क्या होता था, जो अंग्रेज थे वो जमींदारों को नियुक्त करते थे कि आप इस क्षेत्र का कर वसूलोगे। तो जमींदार जो भारत के थे वो भारतीयों से ऋण वसूलते थे, और उसके बाद
वो जो कर वसूला जाता था वो अंग्रेज़ों को दिया जाता था। उसके अलावा क्या होता था, रियतवाड़ी सिस्टम भी था। रियतवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, डायरेक्ट जो ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वही जो किसान थे उससे डायरेक्ट कर वसूली करने लगी थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि ज़मीन कितनी बड़ी है और कितनी फसल की उपज होती है, इसका कुछ अनुपात मिला के उसके अकॉर्डिंग ये लोग कर लेते थे। लेकिन जो इनकी कर का जो राशि था ना वो बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से जो किसान थे ना वो कर के तले दबते चले जा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, भारतीयों का आर्थिक शोषण हो रहा था। ना तो वो कृषि पे जी पा रहे थे, ना ही वो किसी भी तरीके का व्यवसाय करके अपनी जीवन का यापन कर पा रहे थे। अब हम देखते हैं सैन्य कारण। सैन्य कारण आप लोगों को पता होगा, सैन्य कारण एक ऐसे कारण थे ना जिसके बेस पे मूवी भी बनाई गई है, जो कि आमिर खान ने उसमें रोल प्ले किया है। ठीक है, मंगल पांडे का। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी है वो भी। तो सैन्य कारण क्या रहे थे, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करवाया जा रहा था। अब आप जानते हो भारतीय लोग सेना में उस टाइम पे तैनात थे। अब उसमें हिंदू भी होंगे, उसमें मुस्लिम भी होंगे। अगर ऐसे कारतूस उन हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को दिए जाएं जिसके अंदर पिग या फिर गाय की चमड़ी लगी हो, जो चर्बी होती है ना उससे लगे हुए कारतूस होते थे, और उन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था चलाने से पहले। तो ये टोटली किसके अगेंस्ट है, धर्म के अगेंस्ट थे। क्योंकि मॉमडन्स में जो पिग है ना उसका नाम भी नहीं लिया जाता है, उसको भी ये बोलते हैं कि हाँ नाम नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो उसकी चर्बी से लगा कारतूस तो नहीं खोल सकते थे वो अपने मुंह से। ठीक है, और उसी तरीके से जो हिंदू धर्म होता है उसमें भी गाय को माता माना जाता है। तो वो उससे जो चर्बी, उसकी जो चर्बी से बने कारतूस थे उससे मुंह से कैसे खोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो तो नॉनवेज खाते ही नहीं है। तो ये टोटली किस चीज़ के अगेंस्ट था, धर्म के अगेंस्ट था। और जो अंग्रेजी सेना थी ना वो भारतीय सेना को फोर्स कर रही थी कि आप उस चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करो। उसके अलावा समुद्र पार जाने को कहा जा रहा था। अब भारत में उस टाइम पे ये मान्यता थी कि अगर कोई भी भारतीय समुद्र पार करता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब भारतीय लोग तो अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे थे ना कि हम अपना धर्म नहीं खराब कर सकते। जो लोग ऐसे कारतूस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो कैसे सिर्फ एक समुद्र पार करने से अपना धर्म को भ्रष्ट करा लेंगे। तो सैनिकों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे समुद्र पार, जिस वजह से बहुत सारे सैनिकों को उनके पदों से हटा दिया गया। ठीक है, उनको कारावास की सजा दी गई। बहुत ज़्यादा अत्याचार उस टाइम पे किया जा रहा था। अब ये लोग क्यों समुद्र पार जाने को कह रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, अगर उनको किसी भी साम्राज्य के साथ युद्ध करना होता था तो वो भारतीय सेना को लेके वहां पे जाती थी समुद्र के रास्ते से और वहां पे युद्ध करती थी। तो ये जो हम इंसिडेंट पढ़ रहे हैं ये है हमारा, जिस टाइम पे अंग्रेजी सरकार बर्मा से युद्ध करने जा रही थी। ठीक है, बर्मा एक देश है, बर्मा से युद्ध करने के लिए जा रही थी। तो भारतीयों को ये कहा गया था कि आप समुद्र रास्ते से बर्मा पहुंचो, हमें वहां पे युद्ध करना है। तो भारतीय सेना ने मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं जाएंगे, इससे हमारा भ्रम भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये कुछ किस्से हैं, जो कि चर्बी लगे कारतूस हो गया, समुद्र पार ना जाना। ठीक है, अब सेना को, भारतीय सेना को वेतन यानी कि सैलरी बहुत कम दी जा रही थी, जिससे वो अपने भरण पोषण, अपनी फैमिली का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता था। अंग्रेजी जो सेना होती थी उसको तो प्रमोशन दे देते थे, लेकिन जो भारतीय सेना होती थी उसको प्रमोशन नहीं दिया जाता था जल्दी से। और उसके अलावा जो उनका टाइम टेबल होता था काम करने का वो भी बहुत ज़्यादा हेवी कर देते थे से। और जो उनकी सेवाएं होती थी ना उसके प्रति बहुत ज़्यादा असंतोष था सेना के बीच में, जो कि विद्रोह का कारण भी बना था। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जो कि अंग्रेजों की सेना में काम कर रहे थे। ठीक है, अब जिस टाइम पे चर्बी लगे कारतूस की बात होती है, तो जब मंगल पांडे को पता चलता है ना तो चर्बी लगे कारतूस को चलाने से बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं मैं चर्बी लगे कारतूस को नहीं चलाऊंगा, इससे मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके खिलाफ वो क्या करते हैं, विद्रोह भी चालू कर देते हैं। जब वो विद्रोह चालू करते हैं तो वो देखते हैं कि वो अकेले थे, उन्होंने बहुत सारे अंग्रेजी सेना को अकेले वो मार भी दिया, बट उसके बावजूद भी अंग्रेजी सेना उनको बंदी बना लेती है। और जब वो ये देखते हैं कि उनके साथ कोई भी भारतीय सैनिक नहीं खड़ा है जो कि उनकी सहायता कर सके, तो उसके बावजूद भी वो अपना जो हौसला है वो बुलंद रखते हैं। फिर भी वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वो अंग्रेजी सेना को उखाड़ फेंकें, बट उसके बावजूद भी अंग्रेजी सेना उनको बंदी बना लेती है और उसके बाद वो उनको फांसी की सज़ा दे देती है। और
इस घटना से भारतीय सैनिक, भारतीय लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागती है, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है और मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है उनके फांसी की डेट से 10 दिन पहले ही, जो कि विद्रोह का एक कारण भी बनता है कि मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई। तो ये कुछ थे सैन्य कारण। तो अभी तक हमने 1857 की क्रांति का ये देख लिया कि उसका इंट्रोडक्शन, उसके अलावा हमने कारण देख लिए कि क्यों होती है आखिरकार 1857 की क्रांति। और हमारी जो 1857 की क्रांति है ना, उसको ये भी कहा जाता है कि ये पहला चरण था या फिर एक पहली कोशिश थी स्वतंत्रता पाने की। ठीक है, ये भी माना जाता है कई विद्वानों द्वारा कि उस टाइम पे ये माना जाता था कि जब हम इस क्रांति के द्वारा जो अंग्रेजी सरकार है उसको भारत से उखाड़ फेंकेंगे और हम स्वतंत्र हो जाएंगे। बट 1857 की क्रांति चलती रहती है, जिसके बाद एंड में ये असफल भी रहती है। बट ये एक ऐसी क्रांति थी जिसके बाद इंडियंस को ये लगा कि हाँ, हम अंग्रेजी सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंक सकते हैं और हम अपना जो स्वतंत्रता है वो पा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो 1857 की क्रांति होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो विद्रोह की प्रकृति पर विद्वानों का मतभेद है, यानी कि आज तक विद्रोह की जो प्रकृति है, यानी कि किस रीजन से हुई, क्यों हुई, और बहुत सारा मतलब जो विद्रोह का जो नेचर था ना वो क्या था, ये आज तक सटीक पता नहीं चल पाया और हर एक विद्वान की एक अपनी मान्यता है इस चीज में। तो कुछ विद्वानों का मानना था कि भारतीय जनता अंग्रेजी हुकूमत से परेशान थी, जिस कारण लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। यानी कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो 1857 की क्रांति का जो नेचर था, यानी कि प्रकृति थी ना, वो एक राष्ट्र भाव था। लोगों के अंदर एक राष्ट्र भाव जागा था कि नहीं, अब हम नहीं इतना अत्याचार सहेंगे, अब हम एक औपनिवेशिक शासन को नहीं सहन करेंगे, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि राष्ट्र भाव की जो भावना पैदा हुई थी वो थी 1857 की क्रांति की प्रकृति। जबकि कुछ विद्वानों का मानना था कि जो 1857 की क्रांति है केवल एक स्थानीय बगावत थी, जो स्थानीय लोगों जैसे कि कृषि जमींदार आदि द्वारा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक शोषण से परेशान होकर की गई थी। यानी कि कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने बगावत करी थी अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे अंग्रेजी सरकार से। अब क्यों परेशान होते वो तो अभी हमने कारणों में देख ही लिया। कुछ विद्वानों का मानना था कि जो 1857 की क्रांति है वो धार्मिक तत्व का समावेश था, यानी कि धार्मिक अपने मान्यताओं की वजह से लोगों ने बगावत कर दी थी, अर्थात भारतीय अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं तथा अंग्रेज द्वारा भारतीय धर्म के विरुद्ध काम किए जा रहे थे, जिस कारण धर्म की रक्षा और अपने धर्म के मान के लिए लोगों ने बगावत कर दी गई थी। यानी कि धार्मिक रीजन भी कई सारे रहे थे कि चर्बी लगे कारतूस का उपयोग कराया जा रहा था भारतीय जनता से, समुद्र पार ले जाया जा रहा था। उसके अलावा जो ईसाई धर्म है उसको अपनाने के लिए फोर्स किया जा रहा था, ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। भारतीय अपने धर्म का किसी भी तरीके से प्रचार करते तो उनको मतलब जो कैद खाने थे उसमें डाल दिया जाता था। तो बहुत सारे धार्मिक रीजन भी रहे थे। तो कई विद्वानों का ये भी मानना है कि जो भारतीय लोग हैं वो अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा भावुक हैं, इसी वजह से जब धार्मिक समस्या उनको फेस करनी पड़ी तो क्रांति उन्होंने कर दी। तो यहाँ से हमने क्या क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन, कारण और प्रकृति। अब हम देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति है उसके असफल होने के क्या कारण थे। अब देखिए, जब हमने कारण देख लिए तो हमें पता चलेगा क्यों हुई, यानी कि और हमने ये भी देख लिया कि स्टार्टिंग कैसे होती है, क्यों होती है। ठीक है, और जो लड़ाई का जो नेचर रहता है वो किस तरीके का रहता है। अब हमें ये भी पता है कि जो 1857 की क्रांति है ना उसके बाद क्या किया जाता है, क्रांति बहुत ज़्यादा भारी पैमाने पे होती है। ठीक है, यहाँ तक कि मेरठ, दिल्ली और भी कई ज़्यादा ऐसे क्षेत्र थे, और बहुत सारे थे, बिहार के भी क्षेत्र थे। ठीक है, जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही थी, विद्रोह किया जा रहा था। ठीक है, अलग अलग लोग थे जो कि विद्रोह में शामिल हो रहे थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में युद्ध किया जा रहा था। ठीक है,
उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेनापति नवाब थे जो कि बहादुर शाह जफर को अपनाने के लिए रेडी थे, उनके नेतृत्व को अपनाने के लिए रेडी थे। जैसे जैसे खबर फैल रही थी कि हाँ विद्रोह चल रहा है भारत में, वैसे वैसे और भी सैनिक टुकड़ियां और भी नवाब थे जो कि अपने अपने राज्यों की सेना को तैयार करके बगावत में खड़े हो चुके थे कि हाँ हम भी लड़ाई करेंगे, हमें भी अपने साम्राज्य अपने देश से अंग्रेजी लोगों को उठा के फेंक देना है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रीजन रहते हैं जो कि असफलता के कारण अब हम यहाँ पे देखेंगे, जिस वजह से जो युद्ध है वो असफल रहता है, वो सफल नहीं हो पाता है। बट इसका जो एक बहुत गहरा प्रभाव है वो भारतीय समाज में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे असफलता के कारण क्या रहे थे। अंग्रेजों के पास बेहतर सैन्य संगठन था। अब आपको पता होगा, ऐसा तो था नहीं ना, फोन तो चलते नहीं थे उस टाइम पे कि हाँ कॉल किया किसी ने दिल्ली में बैठ के आसाम में, या फिर किसी ने दिल्ली में बैठ के कर दिया साउथ इंडिया में कि हम विद्रोह करने जा रहे हैं, आप भी रेडी रहना। ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, अगर डाक के द्वारा किसी भी तरीके से हम किसी को संदेश पहुंचाने की कोशिश करते भी उस टाइम पे, यानी कि जो भारतीय सेना थी वो डाक के द्वारा चिट्ठियों के द्वारा किसी तरीके से भी अपनी जो बात है वो दूसरी सैनिक टुकड़ियों तक पहुंचाने की कोशिश करती, तो वो अंग्रेजों की निगाहों में आ जाती। तो इससे क्या करते, अंग्रेज पहले ही उन लोगों का दमन कर देते। ठीक है, तो किसी भी तरीके से एकजुट वो लोग नहीं हो पाए थे, जिस वजह से अंग्रेजों के पास भारतीयों के मुकाबले अच्छा सैनिक संगठन था। इस वजह से भी भारतीय द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसका दमन कर दिया गया। अब भारत की कुछ रियासतें थीं जैसे कि पटियाला और इलाहाबाद आदि, जिनके द्वारा इंडियंस को सपोर्ट नहीं किया गया। इन लोगों ने किसको सपोर्ट किया, अंग्रेजों को सपोर्ट किया। उसके अलावा क्या रीजंस हैं, अच्छे साधन तथा धन की कमी। अब अंग्रेजों के पास तो अच्छे अच्छे साधन थे, ठीक है, उनके पास तोप थे, बारूद था, गोला था, बंदूकें थी, राइफल्स थी, कुछ ऐसी राइफल्स थी जो कि बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, छोटी गन, सब कुछ थी इनके पास अवेलेबल। पैसा भी भरपूर मात्रा में था, ठीक है। लेकिन इंडियंस के पास कुछ भी नहीं था। उनके पास कुछ घोड़े थे, ठीक है, कुछ राइफल्स थी जो कि उन्होंने अंग्रेजों ने ही उनको दी थी। तो इसके बाद क्या होता है, अच्छे साधन और अच्छे मतलब ज़्यादा पैसा ना होने की वजह से भी इस क्रांति का असफल होने का रीजन ये रहता है। उसके अलावा आता है शिक्षित वर्ग के साथ अभाव, यानी कि शिक्षित वर्ग के साथ का अभाव, यानी कि अंग्रेजी सरकार के विद्रोह में जो विद्रोही खड़े थे, उन विद्रोही जो कि इंडियंस थे, उन विद्रोही के साथ हमारे इंडिया का शिक्षित वर्ग जो कि पढ़ा लिखा वर्ग था वो खड़ा नहीं हुआ था। ठीक है, वो लोग विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। अगर वो लोग विद्रोह में शामिल हो जाते तो वो लोग पढ़कर किसी भी तरीके से संचार कर सकते थे, यानी कि अखबार मैगजीन में जो चल रहा था वो आम जनता को पढ़ के सुना सकते थे। तो काफी इफेक्ट पड़ता है एक शिक्षित वर्ग का विद्रोह में शामिल होने से, जबकि उस टाइम पे शिक्षित वर्ग विद्रोह में शामिल नहीं हुए, जिस वजह से भी इस क्रांति को असफलता फेस करनी पड़ी थी। उसके बाद है रीजन, विद्रोहियों के बीच एकता का अभाव। अब एकता होती कैसे लोगों के बीच में, विद्रोहियों के बीच में, क्योंकि वो तो कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद में बहादुर शाह जफर उम्र के साथ दुर्बल हुए थे, जिस कारण नेतृत्व का अभाव हो गया था। अब देखिए, बहादुर शाह जफर जो थे वो एक मुगल शासक थे, ठीक है, वो बूढ़े हो चुके थे, जिस वजह से वो अब युद्ध तो कर नहीं सकते थे, बट उसके बावजूद भी उन्होंने युद्ध में भी काफी बढ़ चढ़कर बोलबाला अपना करा था। उसके अलावा बहुत अच्छा नेतृत्व भी किया था। बट एक फर्क पड़ता है, एक अगर कोई जवान व्यक्ति खड़ा होगा और एक कोई मतलब ज्यादा उम्र का बूढ़ा आदमी खड़ा होगा ना, तो दोनों की शक्ति में फर्क होता है। तो इस वजह से भी ये भी एक असफलता का कारण हम इसको मान सकते हैं। उसके बाद है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। लोगों के बीच में काफी सारे ऐसे तबके थे जिन लोगों के मन में अभी तक राष्ट्रवाद नहीं जागा था, जैसे कि शिक्षित वर्ग हो गया, ठीक है, इलाहाबाद अभी हमने पढ़ा, पटियाला हमने पढ़ा, इन क्षेत्र में राष्ट्रवाद भाव की भावना जो थी ना वो नहीं जागी थी। उसके बाद सही प्रकार से संगठन नहीं हुआ था। संगठन इसलिए सही प्रकार से नहीं हुआ था क्योंकि ये लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। मतलब 7-8 दिन लग जाते थे एक राज्य से दूसरे राज्य खबर पहुंचने में। कुछ विद्रोही अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे।
ऐसे बहुत सारे विद्रोही थे जो कि सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ के लिए लड़ाई कर रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे कि हाँ, अगर मैं जीत गया तो मेरा शासन स्थापित हो जाएगा उस राज्य में। ठीक है, अलग अलग लोगों के मन में जो चल रहा है वो तो हम नहीं जान सकते ना। तो इसी हिसाब से लोग अपने अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग भी लड़ रहे थे। देश के कुछ भाग ऐसे थे जैसे कि पंजाब, उड़ीसा आदि, जहाँ पे विद्रोह का अभाव था। आप जानते हैं पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं अगर हम देखें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और अब तो खैर इनका डिवीजन हो गया तो छोटे हो गए, बट अगर आप उस टाइम के मैप के अकॉर्डिंग देखोगे तो उड़ीसा, पंजाब, ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे। और इन बड़े क्षेत्र ने ही विद्रोह में भाग कम लिया था, जिस वजह से अगर ये लोग विद्रोह में भाग ले लेते तो शायद सफल भी हो सकता था ये विद्रोह। तो ये कुछ बेसिक से कारण रहे थे जिस वजह से विद्रोह असफल रहा था। अब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद परिणाम क्या निकलते हैं। तो 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो गई। यानी कि जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश सरकार थी, जो जिसमें रानी विक्टोरिया आती हैं, उनकी परिषद आती है, उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया था। भारत का प्रशासन जो था वो सीधा ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो गई थी। अब जो भारत पे प्रशासन चलेगा वो डायरेक्ट रानी विक्टोरिया का चलेगा। उसके बाद है साम्राज्य विस्तार पर लगाम लगाई गई थी। यानी कि जो भारतीयों का जो अंग्रेजों का एक नीति थी ना, सहायक संधि की नीति, या फिर वो लोग क्या करते थे, फूट डालो की नीति अपनाते थे। इन चीजों को बंद करके साम्राज्य विस्तार पे उस टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए लगाम लगा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा रजवाड़े तथा नवाब को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था रजवाड़ों और नवाब से कि आप अपने देश में, अपने साम्राज्य में राज कीजिए, बट आप ना अंग्रेजों को कष्ट मत दीजिएगा, यानी कि बगावत वाला सीन दोबारा मत कीजिएगा। और उसके अलावा कुछ संधियां की गई, उनके ऊपर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए जिसके अंतर्गत वो रजवाड़े या फिर वो नवाब अपना शासन स्थापित कर सकते थे। उसके बाद नीति द्वारा भारतीयों का शोषण किया जा रहा था। यानी कि उसके बावजूद भी 1857 की क्रांति के बाद भी अंग्रेज अपने बस में नहीं आए थे। उन्होंने क्या करा, अलग अलग तरीके की नीतियां बनानी शुरू कर दी जिससे भारतीयों का इनडायरेक्टली शोषण हो रहा था। उसके बाद सेवा में भारतीयों की कमी कर दी गई। अच्छा, सेना होगा यहाँ पे, जो सेना थी ना उसमें भारतीय लोगों की कमी कर दी भर्ती में। यानी कि भारतीय अंग्रेजों के मुकाबले भारतीय लोगों को कम भर्ती किया जा रहा था। उसके अलावा सेना, यहाँ पे सेना होगी, सेवा होगी, थोड़ी सी आप कॉपरेट करके इसको ठीक कर लीजिएगा। सेना में अंग्रेजों की भर्ती की जा रही थी बहुत ज्यादा भारतीयों के मुकाबले। उसके बाद ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दी गई थी, चाहे वो सेना का हो ऊंचा पद या वो प्रशासन में कोई ऊंचा पद हो, लेकिन भारतीयों की नियुक्ति उसमें नहीं की जा रही थी, अंग्रेजी अफसर ही उसमें नियुक्त किए जा रहे थे। उच्च वर्ग को सेवा में नियुक्ति बंद कर दी गई थी। यानी कि जो उच्च वर्ग था भारत का, उसको किसी भी तरीके से सेना में या कोई भी ऐसी सेवा होती थी, प्रशासनिक सेवा, उसमें नहीं नियुक्त किया जा रहा था। निचले वर्ग के लोगों को लिया जा रहा था। भारतीयों के पास अस्त्र शस्त्र होने पर लगाम लगा दी गई थी। यानी कि राइफल्स, बंदूक, तोप तो वैसे इंडियंस के पास उस टाइम पे देते ही नहीं थे, बट अगर एक दो थी भी तो वो भी उन्होंने अपने अंडर कर ली थी। उसके बाद क्या किया गया, एक था गवर्नर जनरल का पद, उसका नाम चेंज कर दिया, जिसको बदलकर वायसराय कर दिया गया। ठीक है, ये भी किया गया था 1858 में ही। ईसाई धर्म का प्रचार में कमी कर दी। यानी कि जिस जोर शोर के साथ 1857 के विद्रोह से पहले ईसाई धर्म के जो लोग थे वो प्रचार कर रहे थे, उसके जो प्रचार करने की जो गति थी ना, उसको थोड़ा सा धीमा कर दिया गया था, ताकि भारतीय जनता को ये लगे कि हाँ, जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों के जो धार्मिक भाव है उसका सम्मान करती है। उसके बाद भारतीयों में एकता तथा राष्ट्रवाद पैदा हुआ। जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद जब वो असफल हुआ, उसके बावजूद भी बहुत सारे भारतीयों के मन में एक भाव जगा, जो कि था राष्ट्रवाद का भाव, कि हाँ, अगर हम लोग एक साथ आ जाएं, हम लोग चाहें तो अंग्रेजों को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। उसके अलावा तोप खाने, यहाँ पे टोप खान नहीं होगा, यहाँ पे होगा तोप खाने तथा
शस्त्र संग्रहालय पूरे तरीके से अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे, यानी कि उन एरियाज में जहाँ पे राइफल्स, बारूद, तोप ये चीज़ें रखी जाती थी ना, वहाँ पे भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। पूरी तरीके से अंग्रेजी सेना वहाँ पे तैनात रहती थी। उसके अलावा अधिनियम 1858 के आधार पर एक परिषद का निर्माण किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसमें कि एक भारतीय सचिव होता था। भारतीय सचिव होने का मतलब ये नहीं कि उसमें इंडियन की नियुक्ति की जाती थी, इसमें अंग्रेज की नियुक्ति की जाती थी, बट उस पद का नाम था भारतीय राज्य सचिव। और उसके साथ साथ 15 सहायक सदस्य मौजूद थे उस परिषद में, जो कि भारत में आके भारत के लिए काम कर रहे थे। अब वो भारत में आके भारत के लिए काम भारतीयों के भलाई के लिए तो करेंगे नहीं, वो किसके लिए काम कर रहे थे? बेसिकली वो कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के लिए काम, लेकिन वो भारत का रखरखाव कर रहे थे, जिसमें कि एक था भारतीय राज्य सचिव और उसके 15 थे सहायक सदस्य। तो इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है वो पूरा हम यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। उसी के साथ साथ हमारा जो ये सेमेस्टर 5th का सिलेबस है हिस्ट्री का, वो भी हमने यहाँ पे टोटली कवर कर लिया है। इसके बाद इसका कोई यूनिट नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए। और कोई भी सजेशन है या कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।